अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सच में आप अपने नेक्स्ट मंथ आने वाले डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और होना भी चाहिए क्योंकि ये एंट्रेंस आपको हर हालत में क्रैक करना है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसकी तैयारी करें जिससे कि वो एंट्रेंस आसानी से आप क्रैक कर लें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तैयार करने होंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 30 नवंबर 2024 को डीएलएड एंट्रेंस। तो वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 50 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से पूछे गए थे जिन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और उसी पेपर की अगर रीजनिंग आपको देखनी है कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस कैसे थे और उन्हें किस तरह से सॉल्व करना था, तो डिस्क्रिप्शन एक बार आप चेक कर लेना, वहां पर मैं उसका लिंक दूंगा, वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा रखे हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं 30 नवंबर 2024 का मैथमेटिक्स का पोर्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये लैडर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना होता है रिवर्स में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट को सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 की 3 से इंटू करेंगे तो 12 आएगा और +1 यानी कि 13। तो इस पूरे पोर्शन को हम लिखेंगे 1 + 1 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 13/4 और ये वाला 4 घूम के पहुंचेगा ऊपर, तो इसको हम लिखेंगे 1 + 4/13। अब इसे फिर से सॉल्व कर लो। तो 13 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 4 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17/13। यानी कि ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना, इसको हम लिख सकते हैं 17/13 और इसको हम लिखेंगे x + 1/17/13 और ये 13 पहुंचेगा ऊपर घूमकर। तो ऊपर जब ये पहुंचेगा तो इसको हम लिखेंगे x + 13/17 और इसके दूसरी साइड में क्या है 2, तो इक्वल्स टू 2 हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 - 13/17, क्योंकि ये इधर प्लस का है तो दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका 17 दूनी 34 और -13/17। मतलब इसको आप माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 21/17। यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ना इस क्वेश्चन का वो करेक्ट था। तो आप इसको बी मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये इतने सारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इनको आपको ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 999। अगर मैं 999 को 1 दे दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और हम अपनी तरफ से तो दे नहीं सकते तो एक -1 भी करके रखो। तो आप ये देखो ये कितनी जगह है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 जगह है। इसका मतलब ये 6000 होगा और उन 6000 में से हर एक का 1 भी तो बचा होगा हमारे पास, तो -6 कर लो। ये तो हो गए हमारे स्टार्टिंग के ये वाले टर्म्स। ठीक है, अब प्लस इसके बाद में देखो यहाँ दिया है 1/7 प्लस फिर दिया है 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। ये सारे अलग ऐड कर लो। अब देखो 6000 में से हम 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 5994 और प्लस अब इनको ऐड कर लो। तो 6 5 11, 11 और 4 हो गए आपके 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। यानी कि ये 21/7 हो गया। तो 7 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, 5994 में ना 3 प्लस करने होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 5997। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी। यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो था उसका डी विकल्प सही था। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये सिंपल सी एक क्वेश्चन दी है और आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो आप यहाँ से ना x और y का रेशियो निकाल लो। तो यहाँ हो जाएगा x/y इक्वल्स टू, इक्वल में था 0.05 और अपॉन में ये चला जाएगा 1.5। ये डेसिमल जब आप यहाँ से हटाओगे ना तो उसके बाद में जितने डिजिट हैं उतने ही नीचे भी होने चाहिए। तो इसके लिए हमने एक 0 बढ़ा लिया। इस वाले पॉइंट को हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो, तो ये हो जाएगा 5/150 और 155 से इसको कट कर लो 1 और ये आ गया 30। मतलब ऐसे मानो कि 1/30 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई 30। और ऐसा आप सिर्फ तभी करोगे जब आपको रेशियो देकर रेशियो में ही टर्म पूछे जाए। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ भर दो तो ये हो जाएगा 30 - 1/30 + 1। मतलब ये हो जाएगा 29/31। और ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो विकल्प ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 103 का सही था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें ये कहा गया है कि ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो कुल में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखो
50% को मैं लिख सकता हूँ 1/2। ये कहाँ से आया? मैंने 50% को लिख लिया 50/100 और इसको कट कर लिया तो ये 1/2 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पहले अगर 2 था तो उसमें घटाया गया, यानी कि 2 में से 1 घटाया गया होगा। तो आप ये कहो 2 से 1 घटाया गया होगा तो उसे 1 कर दिया होगा। और फिर कहा गया कि 50% बढ़ा दिया गया, मतलब 2 में 1 जोड़ दिया गया होगा। तो यानी कि 2 से अब कितना हो गया? 3 हो गया और इनका इंटू कर लो। तो 2 2 जा 4 हो गया और 3 1 जा 3। इसका मतलब ये है कि उसका वेतन पहले 4 था और 4 से कितना हो गया? 3। तो कितने की कमी आई? 1 की कमी। और किस पर आई? जो इनिशियल वैल्यू है उस पर। तो अपॉन 4 और इंटू 100, और इससे इसको हम कट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25%। यानी कि ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105। इसमें ये कहा गया है कि एक चतुर्भुज के 4 कोण इस रेशियो में हैं। तो आपसे पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग क्या होगा। तो देखो आप पहले इनको ना सबको जोड़ लो। ये कितने हुए? 7 और 3 10, 6 16, 16 और 4 20। इसका मतलब ये है कि 20 यूनिट की जो वैल्यू है, आप ये जानते हो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। यानी कि 20 यूनिट 360 के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है? सबसे बड़ा कौन सा होगा? 7। और सबसे छोटा मतलब 3, और उनका योग पूछा है तो 7 और 3 कितने हो गए? 10 यूनिट। मतलब आपसे 10 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करो? 360 को डिवाइड कर दो 20 से और मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो 10 से ये कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 180 बार। यानी कि उनका जो सम आ जाएगा वो 180 आ जाएगा। मतलब ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 106 को। इसमें ये कहा गया है कि 240 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत इतना है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत इतना हो और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत इतना हो, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी? देखो इस क्वेश्चन को ना आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये कैसे होगा? 240 और मल्टीप्लाई का साइन। अब देखो ये जो 35 है ना, इस 35 में से ये 15 माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 35 माइनस के 15, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 39 से इस 15 को माइनस करके, यानी कि 39 माइनस 15। अब इस वाले पूरे टर्म को आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 240 और इंटू यहाँ से दोनों माइनस किए तो 20 बचे, और अपॉन नीचे से दोनों माइनस किए तो 24 बचे। अब 24 की इंटू हम इससे सॉरी इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि ये टोटल आ जाएगा 200। मतलब जो पास वाले हैं ना वो कितने हो जाएंगे? 200। अब ये तो इसकी ट्रिक है। आप इसको अगर मैनुअली करना चाहो तो कैसे सॉल्व होगा? देखो 240 स्टूडेंट थे हमारे पास, तो हमने ये कहा कि एक्स तो पास वाले हो गए और 240 माइनस एक्स जो होंगे ये फेल वाले हो गए। अब देखो इनसे कहा है कि जो औसत है उनका टोटल कितना है? वो 35 है। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। उत्तीर्ण छात्रों का औसत दे रखा है 39, तो जो पास वाले हैं उसके इंटू कर दो आप 39 से, और जो फेल वाले हैं उनका औसत कितना है? 15, तो उसके इंटू आप कर दो 15 से। ठीक है, अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो सबका औसत आ जाएगा ना। इसको आप इक्वल कर दो किसके? जो 240 थे उनका कितना था औसत? 35। तो इसका इंटू कर दिया हमने 35 से। जब इस वाले टर्म को आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? देखो ये हो जाएगा आपका 39x और प्लस 15 की मल्टीप्लाई कर लो 240 से, तो अभी हम इसको नहीं कर रहे, सीधे ऐसे ही लिख ले रहे हैं। और माइनस 15 की इंटू करो x से तो ये हो जाएगा 15x, और इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 240 इंटू 35। अब देखो x के एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों को मैंने माइनस कर लिया तो ये बच के 24x, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 240 इंटू 35, और ये वाला टर्म उधर माइनस में जाएगा तो माइनस 240 इंटू 15। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। देखो इसमें 240 है, इसमें भी 240 है, तो 240 मैंने कॉमन ले लिया। ये हो गया 35 माइनस के 15, और ये जो माइनस हुआ है अपॉन में ये 24 इसके नीचे चला जाएगा। ये 24 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा और ये दोनों माइनस होकर बचे 20। तो आप ये कहो कि x की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 20, यानी कि 200। और 200 हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी। तो बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। आप चाहें तो आप इस ट्रिक से कर लो, चाहे आप इसे मैनुअली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107, और उसमें कहा गया है कि एक संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 62 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर जो रिमाइंडर हमारा बचा हुआ था ना, इसको इससे डिवाइड करके देख लो। तो 62 को अगर मैं 31 से डिवाइड करूं तो ये पूरा पूरा 2 टाइम्स कट जाएगा।
अगर ये पूरा-पूरा कट जाता है तो रिमाइंडर बचेगा 0। अगर कुछ रिमाइंडर बचता तो वही हमारा आंसर होता। इसका मतलब फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 0, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108 और यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है एक तरीके से। आपको क्या करना होगा, इसको रैशनलाइज़ करना होगा और रैशनलाइज़ कर दीजिए और उसके बाद में दोनों साइड कंपेयर कर लो। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये है आपका 5 प्लस 2√3 और अपॉन में है 7 प्लस 4√3। इसका इंटू करो तो ये जो अपॉन वाला टर्म है ना, प्लस की जगह माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3 और अपॉन में आ जाएगा 7 माइनस 4√3। मतलब उसी नंबर से हमने इंटू कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया और इक्वल में क्या चल रहा है, a प्लस b√3 चल रहा है। अब देखो ऊपर वाले टर्म्स तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे और नीचे ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो नीचे फॉर्मूला लगा दो तो देखो क्या आएगा। जब मैं नीचे फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है 7 7 जा 49 और माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 48 आएगा। तो ये हो जाएगा 1। तो अपॉन में तो 1 आएगा, इसलिए उसकी ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। सीधे सीधे क्या काम करो, ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 5 की 7 से मल्टीप्लाई होगी तो 35 आएगा माइनस। अब 5 के इंटू इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3। ऐसे ही फिर 2√3 की 7 से करोगे तो प्लस का आएगा 14√3 और माइनस का हो जाएगा ये 24 और इक्वल्स टू कितना है, a प्लस b√3। अब देखो यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 और माइनस जो √3 वाले टर्म्स हैं वो आपस में सॉल्व होंगे तो ये बच जाएगा आपका 6√3 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, a प्लस b√3। अब देखो ये दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर होने के बाद में a आ जाएगा आपका 11 और b आ जाएगा आपका -6। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109। 109 में कहा गया है इफ ए इज 150% ऑफ बी। मतलब ए जो है ना वो बी का कितना परसेंट है, 150% है। तो देखो 150% का जो हम रेशियो लिखते हैं वो होता है 3/2। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका कितना है, 50%। देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब दोनों का। तो 3 और 2 5, दोनों को जोड़कर मुझे नीचे रखना है। और किसके बारे में पूछा है, इसके बारे में। तो 2 को ऊपर लिख लो और इनटू कर लो 100। अब ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 40%। यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए जो है ना वो किसका, बी का कितना परसेंट है, 3/2% है। तो आप यहाँ से ए अपॉन बी का रेशियो निकाल रहे हो 3/2, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आपसे पूछा है कि बी जो है वो ए प्लस बी का कितना परसेंट है, तो बी की वैल्यू 2 दे रखी है ना, इसलिए मैंने 2 को ऊपर रखा है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110। 110 में आपसे कहा गया है कि सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक। अब देखो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है क्या, 1। और फिर सबसे बड़े ऋणात्मक पूर्णांक वो होता है -1। तो उनका गुणनफल आपसे पूछा है। दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आएगा। यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ये ध्यान रखना कि इंटीजर्स जो होते हैं ना, अगर मैं सिर्फ इंटीजर की बात करूं तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये सिर्फ पूर्णांक है। और अगर ये कहा जाए कि धनात्मक पूर्णांक तो ये 1 से आगे स्टार्ट होते हैं। और अगर कहा जाए ऋणात्मक पूर्णांक तो ये -1 से पीछे पीछे के सारे होते हैं। और ये जो जीरो है ना, ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसलिए ये पूर्णांक में तो होता है लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक में शामिल इसको नहीं किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 111 को। तो 111 में कहा गया है कि दिया गया है कि संख्या, ये जो नंबर दिया है 9 से विभाजित है। तो जहां बाई कोई एक अंक है तो आपको बाई की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो आप ये बताओ कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। मतलब कोई भी संख्या 9 से कब कटती है, जब उसके संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूरा-पूरा कट जाता है, तो वो संख्या 9 से कट जाती है। तो आपको करना ये होता है कि ये जो नंबर्स दिए हैं ना, इसमें से 9 के पेयर हटा दो। तो देखो 9 से एक 9 तो हट जाएगा। बाकी का 9 बनेगा क्या, तो देखो 6 और सॉरी ये 7 और 1 8, 8 और 6 14। यानी कि 14 प्लस 22 बचेगा और 9 से मुझे इसे डिवाइड करना है।
तो मैं इस y की जगह पर मिनिमम कौन-सी वैल्यू रखूँ जो ये 9 से कट जाए? तो 14 से अगला नंबर क्या आता है 9 से कटने वाला? 18। मतलब मुझे y की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 4। 4 रखेंगे तभी तो 14 + 4 18 हो पाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि मिनिमम नंबर 4 यहाँ पर रखो, जिससे कि ये कटने के बाद में 9 से डिवाइड पूरा-पूरा हो जाएगा। 112 में आपसे कहा गया है कि वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 3 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाजित होता है। तो देखो 3 क्रमागत सम संख्याएं कौन-कौन सी हो सकती हैं? 2, 4 और 6 हो सकती हैं, ठीक है? अगर मैं इनका इंटू करूं तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48। मतलब एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो 48 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप ये देखो कि पूरा-पूरा 16, 24, 48 और 96। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा है सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी इसमें कौन-सा नंबर है? डी। क्या 48 जो है वो 96 को कट कर देगा? तो आपको पता है ये इसको डिवाइड कर देगा। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन डी ही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113 को, तो इसमें ये कहा गया है कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी जिसे 4, 5, 6 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त बचे, परंतु 9 से भाग देने पर कोई भी शेषफल प्राप्त ना बचे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को करो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से। कैसे एलिमिनेट करोगे? इसमें कहा है कि एक ऐसा नंबर इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है जो 9 से भाग देने पर कोई भी शेषफल ना बचे। अगर कोई भी शेषफल ना बचे तो देखो 9 चौक 36, 360 कट जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि 3 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही ये वाला नंबर भी यहाँ से भी रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से भी रिमाइंडर बचेगा, मतलब एक ही नंबर है हमारे पास 729। तो 729 एक ऐसा नंबर होगा जो 9 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114 को, तो देखो ये यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है कि इसमें इनटू है और उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो? जो 16 होता है उसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ और उसकी होल पावर कितनी है? 0.16। फिर इनटू का साइन है। यहाँ जो 16 है उसको भी मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ और उसकी होल पावर कितनी है? 0.04। और इनटू लास्ट में 2 दिया है, उसकी पावर कितनी है? 0.2। अब देखो इनका इनटू करो। तो जब आप इसकी इंटू करोगे तो ये 4 की इंटू 16 से हो जाएगी, मतलब 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.64। और इंटू ऐसे ही इस 4 की इंटू इससे करोगे तो ये बन जाएगा 0.16 2 की पावर में, और इंटू यहाँ बन जाएगा 2 की पावर में 0.2। आपको पता है सेम टर्म्स की मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसका मतलब 2 की पावर यहाँ आ जाएगा 0.64 प्लस 0.16 और प्लस 0.2। इन सबको जब आप ऐड करोगे ना तो ऐड करने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी 1। यानी कि ये हो गया 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 115 को, तो इसमें ये कहा है कि चाय की कीमत 20% बढ़ने पर एक आदमी अपनी खपत 20% कम कर देता है। तो आपको बताना है कि चाय पर उसका खर्च कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आप इसमें नेट चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स प्लस माइनस वाई करके इसको हम कर लेते हैं एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये नेट चेंज का फॉर्मूला है, डिस्काउंट के केस में भी लगेगा। इसको आप डायरेक्ट अप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस के 20% और प्लस 20% और माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो अगर ये बढ़ रहा है ना तो मैंने प्लस में लिया है, और कम कर रहा है तो उसको मैंने माइनस में लिया है। ये माइनस वाला प्लस वाला कट कर देगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएँगे, तो ये बचेगा माइनस के 4%। इसका मतलब उसका जो खर्च है वो कितना कम हो जाएगा? 4%। मतलब बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 3 डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं और उनका एलसीएम आपको निकालना है। जब भी डेसिमल नंबर्स का एलसीएम हम निकालते हैं तो उसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें? फ्रैक्शंस में। यानी कि ये हो जाएगा 36 अपॉन 100, और ये 1.2 है तो यहाँ से पॉइंट उड़ाया, नीचे 10 कर लिया, और यहाँ से ये 48 दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ से हटाया तो यहाँ भी 10 कर लिया। अब आपको जब भी कभी एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले जो टर्म्स हैं उनका तो आप एलसीएम निकालो, और नीचे वाले जो टर्म है उनका आप एचसीएफ निकाल लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ पर 36 दिया है, 12 दिया है और 48 दिया है। उन तीनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 144, और अपॉन नीचे जो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ वो आ जाएगा आपका 10।
और ये यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा 14.4, यानी कि सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117, तो उसमें ये कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको 2:3 दिया है तथा उनका एलसीएम आपको 54 दिया है, तो आपको संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए ना आप एक फॉर्मूला याद रखना कि एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी इंटू एचसीएफ। ठीक है, और ये जो ए और बी है ना ये दोनों नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स, ये यहाँ से आपको याद रखना है। तो देखो ए और बी 2 और 3 दोनों को प्राइम है, इसकी जगह भर दो, मतलब ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एचसीएफ हम निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है 54, तो यहाँ आ गया 54। अब देखो कि ये टर्म्स कट जाएंगे, ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 से ये कितनी बार कट जाएगा 9 बार, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखना कि दो नंबर जो हमने माने थे ना वो मानते हैं हम ए इंटू एचसीएफ और बी इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब देखो जो पहला नंबर था हमारा वो हमने क्या 2 रेशियो कंसीडर किया था, तो 2 इंटू 9 कर दिया, यानी कि ये हो गया 18। और दूसरा नंबर था हमारा 3, तो 3 की इंटू 9 से कर दी, तो ये हो जाएगा 27। अब देखो चाहे तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, या फिर आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि 3 और 2 5, ये 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, और किससे निकालनी है 9 से इसका इंटू कर दो, तो 9 पंजे हो जाते हैं आपके पास 45, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118। 118 में कहा गया है कि किसी वस्तु पर 10%, 20%, 25% की छूट मिलती है आपको, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना उसका मूल्य कम हो जाएगा, ये आप बताइए। तो देखो यहाँ से आप एक चीज याद रखना कि जो 10% होता है ना उसका मतलब होता है 1/10। ऐसे ही जो 20% होता है उसका मतलब होता है 1/5, और ऐसे ही जो 25% होता है उसका मतलब होता है 1/4। इसका क्या मतलब है, देखो जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना तो 10 पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब जो चीज 10 की थी ना वो आपको मिल कितने की रही है 9 की। ऐसे ही जो 5 की चीज है उस पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब जो चीज 5 की थी ना वो अब 1 डिस्काउंट यानी कि 4 की मिल रही है। और ऐसे ही जो चीज़ 4 की थी वो आपको 1 कम की मिल रही है तो 3 की मिल रही होगी। मतलब जो 4 की चीज़ थी वो आपको 3 की मिल रही है। अब आप इनका करोगे इंटू, और इंटू करने से पहले इधर के किसी टर्म से इधर का कोई टर्म कट होता है तो उसको कट कर लो। जैसे ये 4 से 4 कट हो जाएगा, तो इसको कट कर लो, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी-सी ईज़ी हो जाएगी। और बाकी बचे हुए नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 10 5 जा 50, और इधर हो जाएगा 9 3 जा 27। मतलब 50 की कोई चीज़ आपको कितने की मिल रही है 27 की मिल रही है, तो आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 23 का। और किस पर डिस्काउंट मिल रहा है 50 पर इंटू 100, तो 50 से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, और 23 दूनी 46, यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। 46% आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119 को, तो इसमें ये कहा गया है कि यदि ए सी से 50% अधिक है, तो आप ये देखो कि 50% जो होता है वो 1/2 होता है, इसका मतलब 2 से 1 अधिक हो रहा है। और बी सी से 25% अधिक है, यानी कि 25%, वो भी क्या होता है आपका 1/4, मतलब 4 पे 1 ज़्यादा है। तो आप ये देखो कि ए और सी का रेशियो कितना दे रखा है। सी और ए का रेशियो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर सी 2 होगा ना तो उससे 1 ज़्यादा होगा ए, मतलब ए 3 होगा, तो 3:2 हो गया। ऐसे ही अगला दिया है बी और सी के लिए, तो आप ये कहो कि बी रेशियो सी मुझे यहाँ से बनाना है, वो कितना होगा। अगर इसमें ये कहा गया है कि बी सी से, मतलब सी अगर 4 है ना तो उससे 1 ज़्यादा 5 होगा, तो इसका मतलब अगर ये 4 है तो ये कितना होगा 5। अब देखो एक क्वेश्चन में जो एक पूरा पर्सन है वो तो बराबर होगा ना, मतलब सी की तो वैल्यू बराबर होगी ना, तो यहाँ 4 लिखी है ऊपर 2 लिखी है, तो ऊपर वाले रेशियो को आप 2 से और इंटू कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि ए रेशियो सी, ए, बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा। तो ए का रेशियो हो जाएगा आपका 6, और बी का जो नंबर आएगा वो हो जाएगा आपका 5, और सी का हो जाएगा 4। मतलब ये हमारा रेशियो आ गया, और रेशियो के बेस पर अब आप निकाल सकते हो इसकी परसेंटेज। पूछा है ए बी से, तो ए की वैल्यू कितनी है 6, बी से मतलब 5 से कितना अधिक है, तो ए की तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/5 इंटू 100, और 5 से ही कट जाएगा 20 बार, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट होगा कि ये 20% ज़्यादा है। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 120। देखो इसमें ये कहा गया है कि तीन धनात्मक संख्याओं का योग कितना है 18।
अब धनात्मक संख्याएं बोली हैं, क्रमागत नहीं बोली हैं, तो आप अपनी मर्जी से 3 कोई से भी नंबर्स कंसीडर कर सकते हो। मैंने कहा x ले लिया एक y ले लिया और एक z ले लिया। इन तीनों का जो सम है वो कितना है 18। फिर आगे कहा है और उनका गुणनफल 162 है। मतलब अब यहाँ से आपको x, y, z की वैल्यू भी मिल गई कितनी 162। और कहा है यदि दो संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर है। मतलब आप ये कह दो कि x प्लस y जो है ना वो किसके बराबर है z के बराबर है। तो तीनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। मतलब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आपके पास तीन इक्वेशन है 1, 2 और 3। तीन इक्वेशन है और तीन ही वेरिएबल है। तीनों को आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे देखो, x प्लस वाई की वैल्यू z दे रखी है तो जो पहली इक्वेशन है ना उसमें x प्लस वाई की जगह पर z रख दो। तो आपको क्या मिलेगा z प्लस जेड इक्वल्स टू 18। और फिर यहाँ से आ जाएगा 2z इक्वल्स टू 18 यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई 9। मतलब एक वेरिएबल तो मुझे मिल गया कि z कितना होगा 9 होगा। फिर इसके बाद में देखो, इसके बाद इस वैल्यू को मैं कहीं और रख दूं। कहीं और कहाँ, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू। जैसे ही मैंने z यहाँ पर रखा तो ये 18 में से माइनस हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 9। इससे मुझे ये पता चल गया कि x प्लस वाई की वैल्यू 9 के बराबर होगी। और फिर इसमें भी रखो, ये जो सेकंड इक्वेशन है, सॉरी थर्ड में हम रख रहे थे, थर्ड में नहीं सेकंड में रखो। तो सेकंड में क्या होगा देखो, यहाँ पर z जैसे ही मैं रखूंगा तो ये बनेगा आपका एक्स वाई बराबर 162/9। और 9 से इसे काट लो तो ये आ जाएगा 9 वन जा 9 और 9 8 जा 162। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स वाई का वैल्यू कितना 18। अब आपको यहाँ से ये सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मैं जोड़ूं तो 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए। तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि 6 और 3 ले लो, क्योंकि 6 को 3 में ऐड करोगे तो 9 आएगा और 6 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा 18। मतलब x की वैल्यू आप 6 कंसीडर कर लो और y की वैल्यू आप कितनी 3 ले लो। अब आपसे पूछा है कि तीनों के स्क्वायर का सम क्या होगा। तो देखो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। और तीनों नंबर्स को आप प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 126। यानी कि सी ऑप्शन जो है ना इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है। तो सी आप मार्क करते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121, उसमें कहा गया है कि एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो आप ये देखो कि ये औसत कितना बढ़ रहा है। मतलब 17 की गुणा हम 3 से करें तो 51 ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो आप ये कहो कि अगर 17 पारी में उसका कितना था 87, तो 87 में से मैंने 51 माइनस कर देने हैं। तो यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से बचेगा आपका 3। 36 जो है ये उसका पुराना वाला जो औसत था वो था। और आपसे पूछा कौन-सा है? उससे पूछा है कि 17वीं पारी के बाद में उसका औसत कितना हो जाएगा? तो ये 3 बड़ा है तो इसमें आप क्या करोगे 3 और ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 39। यानी कि बी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 122, तो 122 में आपसे ये कहा गया है, देखो ये जो है ना क्वेश्चन अगर आप इसे मैनुअली करोगे ना बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 998 का स्क्वायर करना पड़ेगा फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात ध्यान दो, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो क्या होता है, एक बार प्लस कर लेते हैं इसको और एक बार कर लेते हैं माइनस। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ऊपर भी और नीचे भी इन टर्म्स को एक्सपेंड करो तो आपको क्या मिलेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 998 आएगा और प्लस 997 आएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में इसको हम माइनस कर लेंगे तो 998 माइनस 997। और जो एक्स्ट्रा है 45 उसको ऐसे ही रहने दो। और अपॉन में जो टर्म है इसमें भी यही फॉर्मूला लगाओ। तो ये बन जाएगा आपका 98 प्लस 97 और इंटू 98 माइनस 97। अब देखो ऊपर वाले टर्म को जब आप सॉल्व करोगे ना तो इन दोनों को प्लस कर लो तो प्लस करके ये आ जाएंगे 1995 और माइनस हो जाएगा इसमें से 45 और अपॉन में ऐसे ही इन दोनों को प्लस करो तो ये आ जाएगा 195। दूसरा टर्म मैंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि माइनस करने के बाद 1 बचेगा और 1 को हम लिखने की कोई ऐसी नीड नहीं है। तो ये इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1950 बटे 1905। तो इससे कट जाएगा 10 टाइम्स, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123, इसमें कहा गया है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का यह है कि एक वर्ग है जिसकी साइड आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर और उसके अंदर जो मैक्सिमम लेंथ का
सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो इस तरह से ड्रॉ होगा। तो आपसे इसका एरिया पूछा है, तो आप क्या काम करो देखो, अगर ये 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब वृत्त का जो व्यास होगा ना, वो 14 सेंटीमीटर होगा, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो व्यास की आधी होती है। और फॉर्मूला लगा दो उसमें पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, मतलब बचेगा 22 इंटू 7। और ये कितना होता है 154। यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ना, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 124 से 125 के लिए यहाँ पर बोला गया है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और एक परिवार के द्वारा एक महीने में टोटल कितना खर्च किया जाता है उसे चार्ट के द्वारा आपको दिखाया गया है। तो इसके आधार पर आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है वो है आपका 124। इसमें कहा गया है यदि परिवार की कुल मासिक आय 25,000 है तो भोजन और किराए पर खर्च की गई राशि कितनी होगी। तो देखो 100% जो होगी ना वो उसकी सैलरी होगी। तो 100% कितना है आपके पास 25,000 रुपया। और आपसे कहा गया है कि भोजन पर और किराए पर कितना खर्च हो रहा है। तो भोजन पर 35% हो रहा है और किराए पर हो रहा है 15%। तो इन दोनों को हमने जोड़ लिया तो ये कितना हो गया 50%। यानी कि 50% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अगर 100% की वैल्यू आपके पास 25,000 है तो उसका आधा 50% होगा, यानी कि 12,500 रुपए। मतलब इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसी पर आधारित दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि परिवार में कुल आय 25,000 है तो शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है। तो देखो अब यहाँ पर भी आप ऐसे ही सोचो कि 100% की वैल्यू तो मुझे दे रखी है 25,000 रुपया। तो आपसे पूछा कितना है शिक्षा, यानी कि शिक्षा पर आप देखो कितना दिया है 25% दिया है। मतलब ये हो जाएगा 25%। तो आप क्या काम करो भाई, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25% आ जाएगा, तो इसको भी आप 4 से डिवाइड कर दो। और 4 से डिवाइड करने के बाद में ये आ जाएगा आपका 6,250 रुपया। यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इस प्रकार पाई पाई चार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे ना वो 124 और 125 थे। उन दोनों का आंसर आप ऐसे निकाल लोगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 126, तो उसमें पूछा है कि कौन सी जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो ये आपको दी हुई है कर्णियां। तो कर्णी बराबर करने के लिए ना आपको उनके डिनोमिनेटर बराबर कर लो। तो देखो यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 12 है। इन सबका एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा 12। इसका मतलब ये है अब आपको सभी के डिनोमिनेटर में 12 बनाना होगा। तो कैसे बनेगा ये देखो, 2 की पावर 1/2 है ना, तो 6 से ऊपर नीचे इंटू कर लो। ऐसे ही 3 की पावर 1/3 है, तो 3 4 जा 12 होते हैं, तो 4 से ऊपर नीचे इंटू कर लो। फिर 4 की पावर 1/4 दी है, तो इसमें 3 का इंटू ऊपर नीचे कर लो। और 6 की पावर 1/6 दी है, तो 2 से ऊपर नीचे इंटू कर लो। और 12 की पावर तो आपको 1/12 ही दी गई है। तो अब ये क्या करेंगे इसको हम, जो ऊपर वाली पावर है उसको तो आप ब्रैकेट में अंदर लिख लो और होल पावर उसकी बना दो 1/12। ऐसे ही 3 की पावर 4 ऊपर वाला और 1/12 ऐसे ही। ऐसे ही 4 की पावर 3 ऊपर वाला टर्म और 1/12 ऐसे ही। और 6 की पावर 2 यहाँ हो जाएगा और 1/12 ऐसे ही। और 12 की पावर तो 1/12 आपको दिया हुआ है ही। अब देखो इसके बाद में आप क्या काम करोगे, ये जो अंदर वाले टर्म्स है ना इनको सॉल्व कर लो। तो 2 की पावर 6 होता है 64 की पावर 1/12 हो गया। ऐसे ही ये हो जाएगा 81 की पावर 1/12, फिर ये हो जाएगा 64 की पावर 1/12 और ये हो जाएगा 36 की पावर 1/12 और ये 12 की पावर 1/12 ही रहेगा। अब देखो इन सब की पावर सेम है और अगर सबकी पावर सेम होगी तो जो बड़ी संख्या है वो बड़ा नंबर बनाएगी और जो छोटी संख्या है वो छोटा नंबर बनाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 18 की पावर 1/12 है, जो कि किससे बनकर आया था बी पार्ट से, यानी कि 3 की पावर 1/3। ये जो है ये सबसे बड़ा नंबर होगा, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 127 को, तो इसमें ये कहा गया है कि 6% ब्याज की दर पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है तो मूलधन क्या होगा। देखो ब्याज जब भी निकालते हैं ना वो होता है हमारा RT% और RT% इसमें रेट ये है और टाइम ये है, तो दोनों का इंटू कर देंगे, मतलब 10×60। यानी कि 60% जो है ना वो आपको कितना दे रखा है 120 दे रखा है। तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो। ये कैसे निकलेगी, 120 को आप 60 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से। तो ये यहाँ से 2 टाइम्स कट जाएगा और इसका इंटू होगा तो 200 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ना इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 128, तो 128 में 610 दिया है, 212 दिया है और 169 दिया है। तो इस क्वेश्चन को ना हमें रिवर्स में सॉल्व करना होता है, पीछे से आगे की तरफ। यानी कि सबसे पहले आप निकालो 169 का स्क्वायर रूट, तो वो कितना होता है 13।
मतलब ये जो 13 है ये प्लस हो जाएगा किसमें 212 में, तो प्लस होने के बाद में ये हो जाएगा आपका 522 यानी कि 225 और फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा जो कि ये मिडिल वाला है। ठीक है, तो ये कितना होगा 15 यानी कि ये वाला जो 15 है ना ये 610 में प्लस हो जाएगा। तो 610 में प्लस 15 होने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट जो कि सबसे स्टार्टिंग वाला है और इससे ही मिलेगा आपको 625 और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ना इस क्वेश्चन का वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 129 को, तो उसमें ये कहा गया है कि एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं मतलब फेल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र जो हैं वो सफल होते हैं। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो देखो आप एक बात बताओ, 25% अगर फेल होते हैं तो आपको ये पता है कि 75% जो है वो पास हुए होंगे, तभी तो हमारी क्लास 100% की बनेगी टोटल। तो हमने ये कहा कि भाई 75% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 450। तो अगर 75% 450 के बराबर है तो आप 100% की वैल्यू निकाल लो। तो वो कितनी आएगी 450 को हम डिवाइड कर देंगे 75 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसे 25 से कट कर लो, 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और 3 से ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 यानी कि आपको 150 का इंटू करना पड़ेगा 4 से, 15 चौका 60 यानी कि 600। मतलब उस क्लास में टोटल 600 स्टूडेंट होंगे, यही आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 130, इसमें ये कहा गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो आप ये कहो कि भाई ए प्लस बी का काम हमने 12 मान लिया और बी और सी उसको मिलकर 15 दिन में करते हैं, मतलब बी और सी करेंगे उसको 15 दिन में और सी और ए करते हैं 20 दिन में। तो सी और ए करेंगे इसको 20 दिन में। फिर आपसे कहा गया है कि ए और बी और सी तीनों एक साथ मिलकर अगर वो काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं देखो, आप पहले यहाँ से यूनिट सेम टोटल यूनिट वर्क निकाल लो। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, सी और ए की एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट की, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। यहाँ से ये हमारे एफिशिएंसी बन जाती है। तो अगर इन तीनों के करने की बात होती है तो ये 60। अब देखो ए भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है, बी भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है और सी भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो इसको आप 2 से इंटू कर लो कि डबल एफिशिएंसी मतलब डबल वर्क होगा इन दोनों के लिए करने का। और कितना है ये 5 4 9 9 और 3 12, 12 से इसको डिवाइड कर दो तो 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10। यानी कि इस काम को करने के लिए टोटल 10 दिन लगने वाले हैं। यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131 को, तो इसमें ये कहा गया है कि एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसका विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो आपको ये पता है 25% होता है आपका 1/4, मतलब 4 रुपए की कोई वस्तु होगी उस पर 1 का प्रॉफिट कमा रहे थे हम पहले, तो हमने कहा 4 की कोई चीज है वो 5 की बेची जा रही होगी। लेकिन अब क्या कर रही है, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दे रहे हैं। इसका मतलब अब जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया 10 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि 4 की चीज़ अब 10 रुपए में बेची जा रही है, तो कितने का प्रॉफ़िट कमा रहा है? 6 का। और किस पर? 4 रुपए पर। तो आप कहो कि 6/4 गुणा 100 इतना प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो इसे आप कट कर लो 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 और 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स यानी कि 50 तिया 150। मतलब अब आप 150% का प्रॉफ़िट कमा रहे हो, मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 132, तो इसमें ये कहा गया है कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो क्यूब की वैल्यू निकालो। तो आप देखो यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखना कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है a है, तो आप यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो a क्यूब माइनस 3a करके। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू लिखी है उसको इसमें भर देना है और सॉल्व कर देना है। तो देखो यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है √3, इसलिए ये हो जाएगा √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 3√3 बन जाएगा और उसमें से 3√3 ही माइनस करना है तो कट के ये 0 बच जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 133, इसमें आपसे ये कहा गया है कि ये फ्रैक्शंस दे रखे हैं और इनका औसत निकालना है और ये कितने नंबर्स हैं 6 नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना होगा 6 के 6 नंबर्स को ऐड करना है और 6 से उसको डिवाइड कर देना है। तो ऐड करने के लिए मुझे करना होगा इनका डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन सब नंबर्स का एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 60, तो सबके नीचे 60 आपको बनाना है। तो इसमें आप क्या काम करो 30 से इंटू कर दो ऊपर नीचे तो 60 आ जाएगा। इसमें आप 6 से इंटू कर दो ऊपर नीचे तो 60 आ जाएगा। इसमें आप 15 से इंटू कर दो ऊपर नीचे तो 60 आ जाएगा। 6 की 10 से इंटू कर दो ऊपर नीचे तो 60 आ जाएगा। 20 तिया 60 होते हैं तो 3 से इंटू
और 15 चौका 60 होता है तो 4 से इंटू। अब देखो इन सबके डिनोमिनेटर में 60 आ गया तो मैंने पहले इसका एलसीएम लिख लिया 60 और ऊपर के सारे नंबर्स ऐड कर दो। तो 30 तिया 90 90 प्लस 6 निम 54 54 प्लस यहाँ से 15 पंजे 75 यानी कि 75 प्लस 70 और प्लस 27 और प्लस 44। तो यहाँ से जो आपका आया, अब क्योंकि ये सम है सारा और इसका एवरेज निकालना है तो 6 नंबर्स हैं इसलिए नीचे 6 से इंटू कर दो। इन सारे नंबर्स को जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 360 बटे 60 इंटू 60। इससे ये कट जाएगा 6 टाइम्स और 6 से 6 कट जाएगा मतलब बचेगा 1। यानी कि इनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा 1। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 134 को, तो इसमें देखो यहाँ पर एक इक्वेशन ये दी है और दूसरी इक्वेशन ये दी है और x की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखो ये कंपेयर हो जाते हैं कब, जब इनके बेस सेम हो। तो मैं 81 को ना 3 के बेस में बना लूंगा तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, आप इसको कहोगे कि 3 की पावर x प्लस वाई जो है ना वो 3 की पावर 4 के बराबर हो जाएगी। अब दोनों साइड जब हम कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसको कहो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा ही काम दूसरे में भी करो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 और उसका होल पावर कितना x माइनस वाई और इक्वल्स टू 3 की पावर 1। अब देखो यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर्स इसकी बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो 4 इंटू एक्स माइनस वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ऐसे ही इस 1 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/4 और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ से हमें बचाना किसको है, x को। तो x बचाने के लिए देखो x यहाँ पर प्लस का है यहाँ भी प्लस का है तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो ऐड कैसे करोगे, देखो एक लिख लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और दूसरी इक्वेशन इसी के नीचे x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/4। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो y के टर्म्स कट जाएंगे तो यहाँ से बचेगा सिर्फ 2x और इक्वल्स टू 4 में 1/4 प्लस कर लोगे तो ये बन जाएगा 17/4 और ये वाला जो 2 है ना इसके साथ इनटू में चला जाएगा तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 17/8 जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है और सी ही इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 135 को, तो 135 में आपसे कहा गया है कि नीचे जो एक आकृति आपको दी हुई है उसमें ये तीनों साइड बराबर हैं, मतलब ए बी जो है वो बराबर है सी डी के और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसके भी बराबर है। तो आपसे कहा गया है कि आकृति का परिमाप निकालिए। तो देखो एक तो आपको ये वाली डिस्टेंस, एक ये वाली डिस्टेंस और एक ये वाली डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस दिख रही हैं। इसका मतलब क्या है, 42 का 1/3 कर लो। तो 42 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका 14। तो 14 जो दिया हुआ है ना यहाँ पर भी 14 होगा, यहाँ भी 14 होगा और यहाँ भी 14 होगा। तो अब आप ये देखो कि जब मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी डिस्टेंस मुझे चाहिए, फिर ये वाली डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस और फिर ये, और इस सबको हमें करना होगा प्लस। तो देखो हम कैसे करेंगे, ये वाला 14 और ये वाला 14 ये सबसे पहले प्लस कर लो तो ये कितना हो गया 28 प्लस। अब इसके बाद देखो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये सेमी सर्कल है तो उस सेमी सर्कल के लिए पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, उसको मैंने आधा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा पाई आर। मतलब बड़े वाले के लिए मैं कह दूं कि पाई कैपिटल आर होगा और छोटे वाले के लिए मैं कह दूं पाई प्लस स्मॉल आर होगा, ठीक है। अब आती है रेडियस की बात। तो रेडियस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी वाली रेडियस जो होगी वो 7 होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ी वाली जो रेडियस होगी वो 21 होगी। 21 क्यों, यहाँ से यहाँ तक 14 और ये वाली 7 दोनों प्लस हो जाएंगी। अब इसमें वैल्यूज भर लो तो ये हो जाएगा 28 प्लस पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 21 बड़े वाले की प्लस 22/7 छोटे वाले की रेडियस 7। तो 7 से 7 कट गया और 7 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, प्लस कर लो 28 प्लस 22 दिया 66 और प्लस 22 तो ये हो जाएगा आपका 28 प्लस 88 यानी कि 8 और 8 16 6 मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है यानी कि 116 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट था कि इसका पेरीमीटर जो होगा वो 116 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136 को, तो उसमें ये कहा गया है कि 166 को रोमन नंबर्स के रूप में लिखो। तो रोमन नंबर आप जानते ही हो, इस 166 को मैं ब्रेक कर दूंगा 100 में प्लस 50 में प्लस 10 में और प्लस 6 में, ठीक है। तो 100 को हम क्या बोलते हैं सी और 50 क्या होता है एल होता है और 10 एक्स हो गया और 6 को मैं लिखता हूँ वी आई। तो ये आप देखो कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है, डी में। इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट होगा। ये रोमन नंबर्स में हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 137 में आपको देखो दो नंबर्स दे रखे हैं और दोनों को ऐड करके आपको बताना है कि कितनी वैल्यू आएगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से रैशनलाइज करके सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 और प्लस करेंगे किसके साथ, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 के साथ। इसको रैशनलाइज भी मत करो, डायरेक्ट ही सॉल्व हो रहा है ये, सीधे इसका एलसीएम ले लो। तो ये दोनों इनटू में आ जाएंगे, मतलब √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3। ठीक है, और ये इससे इंटू होगा तो पहले वाले में √5 प्लस √3 का स्क्वायर होगा और प्लस फिर हो जाएगा √5 माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो नीचे जो बनेगा, नीचे बनेगा फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले वाले का स्क्वायर खोल दो। तो देखो 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2ab वाला टर्म आएगा क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2√15। ये पहला टर्म हो गया, प्लस दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो देखो फिर यहाँ पर 5 आएगा, प्लस 3 आएगा और माइनस 2√15 आएगा अपॉन नीचे हमने फॉर्मूला लगा दिया, मतलब √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो ऊपर से जब सॉल्व होगा तो देखो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे और ये 8 और 8 हो गए 16 और अपॉन यहाँ से 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 2 बचेगा और 2 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 138, इसमें ये कहा गया है कि एक राशि दो व्यक्तियों के बीच 3:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि एक हिस्सा दूसरे व्यक्ति की तुलना में 20 कम है तो आप बताओ वह धनराशि क्या होगी। तो देखो एक की 5 यूनिट है, दूसरे की 3 यूनिट है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो कितना आएगा, 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट मुझे कितने के बराबर दिया है, 20 के बराबर दिया है। तो आपसे पूछा टोटल कितना है, तो 5 और 3 8, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप क्या करो, 20 को 2 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से ये 4 बार कट जाएगा और 20 चौक 80, यानी कि 80 रुपीज़ हैं। तो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 139, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बोर्ड मास रूल से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले सबसे छोटे ब्रैकेट देखो, इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई आप -3 से कर दो तो -6 हो जाएगा और -6 से डिवाइड करो इस 48 को, तो 6 अट्ठे 48 होते हैं, यानी कि 8 टाइम्स ही चला जाएगा। तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, 6 माइनस 6 इंटू 8 और सबसे लास्ट में क्या है, +7। इसको हमने शॉर्ट कर लिया बोर्ड मास रूल की हेल्प से। अब देखो यहाँ से इन दोनों की इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8, 6 जो होते हैं आपके 48 और +7। तो यहाँ से बन जाएगा ये 7 और 6 13, यानी कि 48 से आप 13 माइनस कर दो तो कितना आएगा 35 और माइनस का क्योंकि 48 ज़्यादा है। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 140, तो उसमें ये कहा गया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 144 गुना है। तो देखो हमने यहाँ से ये कहा कि एक तो होगा हमारे पास बड़ा वृत्त जिसकी त्रिज्या होगी कैपिटल आर और दूसरा होगा हमारे पास छोटा वृत्त जिसकी त्रिज्या होगी स्मॉल आर। और उसमें ये कहा गया है कि जो पहला वाला वृत्त है यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वो दूसरे वाले वृत्त यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर का कितना है, 144 टाइम्स है। तो पाई से पाई हम कट कर लेंगे और आर स्क्वायर के अपॉन में आर स्क्वायर को ले आए तो ये आ गया 144 अपॉन 1। और यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ और इधर से ये स्क्वायर हटा दूँ तो डायरेक्टली मुझे आर अपॉन आर जो है वो 12 अपॉन 1 मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल आर का स्मॉल आर से जो रेशियो आया ना वो 12:1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखो उसमें कहा है कि उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो बड़े वाले की परिधि होगी 2 पाई कैपिटल आर और उसका रेशियो हम निकालेंगे छोटे वाले की परिधि से, तो 2 पाई स्मॉल आर। तो 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा, मतलब आपको आर रेशियो आर ही बताना है और वो कितना आया था हमारा 12:1। तो ए ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ए हम लगाएंगे। अच्छा यहाँ पर सावधान रहना, आंसर देने में आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि 12:1 के साथ 1:12 भी है। तो पहले व्रत को बोला गया है कि वो बड़ा है और दूसरे वाले का कितने गुना है, 144 गुना है। तो इसलिए हम पहले बड़े वाले को और बाद में छोटे वाले को रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक टैंक का 2/5 भाग भरा हुआ है
और यदि इस टैंक में 160 लीटर पानी डाला जाता है तो इसका 6/7 भाग भर जाता है। तो इस टैंक की क्षमता कितनी होगी लीटर में आपको बतानी है। तो देखो आप एक बात बताओ, पहले कितना भरा था 2/5 और फिर कितना हो गया 6/7। तो आप ये देखो कि इसका मतलब ये है कि 5 में से 2 हिस्सा भरा हुआ है, इसका मतलब है 7 में से 6 हिस्से भरे हुए हैं। तो आप दोनों की कैपेसिटी बराबर कर लो पहले। तो मैंने इसको इंटू कर लिया 7 से ऊपर नीचे और इसको इंटू कर लिया 5 से ऊपर नीचे। तो यहाँ से क्या मिला 14/7 पंजे 35 और ऐसे ही ये हो गया 6 पंजे 30/7 पंजे 35। मतलब ये ऐसे मान के चलो कि 35 यूनिट टोटल उसकी कैपेसिटी थी, उसमें से 14 पहले भरा हुआ था और दूसरी बार में 35 में से अब कितना भर गया 30 भर गया। तो ये 30 कब हुआ, जब हमने उसके अंदर 160 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो 14 से लेकर 30 तक हमने कितना ऐड किया होगा 16 यूनिट। तो हम कहेंगे कि ये 16 यूनिट जो है ना कितने के बराबर है 160 लीटर के बराबर है। ठीक है। तो आपसे कितने यूनिट की पूछी है टोटल कैपेसिटी, यानी कि 35 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप कहोगे 160 को हम 16 से डिवाइड करके 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 से ये कट जाएगा 10 बार, यानी कि 350 लीटर जो है कैपेसिटी आ जाएगी उस टैंक की। यानी कि सी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142, इसमें ये कहा गया है कि 15 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो आप ये कहो कि 15 की मल्टीप्लाई 8 से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे और 12 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। दोनों को बराबर कर दिया, आप कट कर लो। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 10। मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट होगा। इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है M1D1H1/W1 बराबर होता है M2D2H2/W2 के। ठीक है, इससे हमने इसको सॉल्व किया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143 को। तो इसमें आपसे कहा गया है कि एक डीलर अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है और बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच देता है। तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो इसमें ये देखो कि हमारे पास टोटल कितने आर्टिकल्स थे, 4 आर्टिकल्स थे। 4 में से 3 जो है उसने 20% प्रॉफिट पर बेचे हैं। मतलब जो 3 है ना उसको हमने बेचा होगा 120 के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो यहाँ से एक 0 से एक 0 कट जाएगा और 12 तिया 36/10 यानी कि 3.6 रुपीज़ में बेचे। मतलब ऐसे मान के चलो अगर एक आर्टिकल की जो कीमत थी वो 1 रुपया थी, तो हमने उसमें से 3 आर्टिकल्स को बेच दिया 3 रुपए 60 पैसे में। और फिर बाकी का जो बचा हुआ एक आर्टिकल है, उसको हमने एमआरपी पर ही बेचा जो हमने लगाया था, मतलब 1 ही रुपए पर। तो अब टोटल कितना हो गया, इन दोनों को प्लस कर लिया तो ये हो गया 4.60 रुपीज़ और हमने लगाया कितना 4 रुपए। मतलब 4 की कोई चीज़ हमने बेच दी 4 रुपए 60 पैसे में, तो कितने का फ़ायदा हुआ 60 पैसे का, किस पर 4 पर गुणा 100। ठीक है, पॉइंट यहाँ से उड़ा दिया, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे हम, 100 से 100 कट जाएगा और 4 से इसको काट लो 15 बार, यानी कि 15% का जो है ना उसको प्रॉफिट हो गया। मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 144, इसमें का क्वेश्चन अभी एक पीछे भी आया था। यहाँ पर दोनों के बेस आप बराबर कर लो। तो 2 की पावर x दिया है और इक्वल्स टू 64 होता है आपका 2 की पावर 6। तो दोनों साइड जब मैं कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ऐसे ही इसे भी बराबर करो। तो ये 3 माइनस 3 की पावर कितना दिया है y और इक्वल्स टू ये 243 दिया हुआ है, तो 243 होता है आपका 3 की पावर 5। तो माइनस 3 की पावर 5 कर लिया। यहाँ से भी इसको कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आपसे पूछा है x प्लस वाई, तो 6 और 5 11, यानी कि ए ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145 को। तो 145 में आपसे कहा है कि राहुल की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु के आधे से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो आप ऐसे कहो कि जो राहुल है, राहुल की एज में और उसके पिता की आयु यानी कि फादर मैंने लिख लिया, उसकी एज के आधे से मतलब हाफ कर लिया और प्लस 3 ज्यादा है। इसके बाद हमें दूसरी कंडीशन दी हुई है कि 5 वर्ष पहले राहुल अपने पिता से 21 वर्ष छोटा था। 5 साल पहले मतलब जो राहुल की एज है उसमें से भी 5 महीने माइनस कर दिया और जो फादर की एज है उसमें से भी 5 महीने माइनस कर दिया। तो 5 साल पहले की उन दोनों की एज ये है और उसमें ये कहा गया है कि राहुल अपने पिता से कितना छोटा था 21 वर्ष, यानी कि 21 इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो ये दोनों बराबर हो गए। अब आपसे ये कहा गया है कि राहुल की वर्तमान आयु आप ज्ञात कीजिए। तो मतलब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या काम करो, यहाँ से चाहे तो यहाँ से वैल्यू निकाल के राहुल की जगह रख दो, चाहे फादर की एज निकाल कर इसमें रख दो। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे।
यहाँ पर -5 से -5 कट जाएगा तो राहुल जो है वो अपने पिता से 21 साल छोटा है, ये वाली कंडीशन हमें मिल रही है। अब इस राहुल को ना आप सॉरी फादर की एज यहाँ से कितनी आ जाएगी? राहुल प्लस 21। तो पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें फादर की जगह पर ये वाली वैल्यू भर दो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा r इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब देखो फादर की एज मैंने यहाँ पर रख दी r प्लस 21 और प्लस कितना हो गया 3। अब इसका पहले एलसीएम ले लो अपॉन 1 करके और फिर 2 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, ये 2r इक्वल्स टू हो जाएगा r प्लस 21 और प्लस 6। तो यहाँ से इस वाले r को इधर भेजेंगे तो r इक्वल्स टू आ जाएगा 27। यानी कि राहुल की जो एज है वो कितनी है 27, जो कि बी ऑप्शन में दी है और बी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 146, तो उसमें ये कहा गया है कि एक संख्या और उसके 2/5वें भाग के बीच का अंतर इतना है। मतलब एक संख्या अगर मैंने x मान ली तो उसका 2/5 भाग ये होगा और उन दोनों का अंतर किसने के बराबर है 510 के। तो उसका संख्या का 10% आप निकालो। तो पहले तो वो संख्या ही निकाल लो तो कितना हो जाएगा 5 और 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3x अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 510। तो यहाँ से अगर वो नंबर में निकालूं तो कितना आएगा 510 इंटू 5 और अपॉन 3। 3 से इसको काट दिया तो ये 17 बार कट जाएगा और 17 पंजे 85 यानी कि 850 वो नंबर है। लेकिन मुझसे वो नंबर नहीं पूछा, उसका कितना परसेंट पूछा है 10%। तो इंटू 10 अपॉन 100 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आएगा 85, यानी कि बी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 147, इसमें ये कहा गया है कि एक वैल्यू है आपके पास और उस पर 12% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो, जब कभी आपसे कहा जाए ना अर्धवार्षिक तो इसका मतलब जो रेट है उसको आप आधा कर दो और जो टाइम है, टाइम कितना दिया था 1 वर्ष, उसको आप डबल कर दो, मतलब इंटू 2। तो आपको ये निकालना है और यहाँ से जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आप उसे निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 12% दिया हुआ है, 12% का आधा हो गया 6%। और 6% को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/50। इसका मतलब क्या है, पहले साल 50 से 3 बढ़ गया होगा यानी कि 53 हुआ होगा और दूसरे साल भी 50 से 3 बढ़ गया होगा यानी कि 53 हुआ होगा। दोनों का इंटू कर लो तो 5 पंजे 25, ये हो जाएगा 2500 और 53 का स्क्वायर होता है 2809। तो आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, 309 यूनिट इंक्रीज हुई। तो आपको ये पता है कि ये जो वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 2500 ली थी ये 100% की वैल्यू है। तो अगर 2500 यूनिट हमारे बराबर हैं 6250 के, तो आपको 309 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 6250 को हम डिवाइड कर लेंगे 2500 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 309 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू कुछ ये आएगी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपके पास कोई और मेथड है तो आप लगा सकते हैं, एक ट्री मेथड होता है उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 148, तो उसमें ये कहा गया है कि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो 2 छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखो 3 क्रमिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक x मान लो, दूसरी x+1 मान लो और एक x+2 मान लो और उन तीनों का गुणनफल कितना है 210। तो आप ना इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठना। मल्टीप्लाई अगर आपने इसको किया तो आपको देर लग जाएगी क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बनेगी और उसको फिर आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। उससे पहले आप क्या काम करो 210 के फैक्टर्स कर लो। जब 210 को टुपले करोगे तो 3 से कट जाएगा, ये कितनी बार 3 सत्ते 21। फिर काटो इसको 5 से, तो 5 से कितना कटेगा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। फिर इसको काटो 2 से 7 बार। तो देखो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जो कंटिन्यूअस है, मतलब 5 गुना 6 गुना 7 में इसको लिख सकता हूँ। तो आप ये कहो कि यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ 7 होगा। अगर तीनों का इंटू मैं करूँ तो 210 बन जाएगा। तो आपसे ये पूछा है कि दो छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। वो दोनों संख्याएं होंगी 5 और 6 और 5 और 6 कितना होता है 11, यानी कि डी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद आपसे पूछा गया है 149, तो सबसे बड़ी 4 अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। तो सिंपल आप लगा सकते हो ये वाला। ये थोड़े से क्वेश्चंस आपको याद भी होने चाहिए कि 4 अंकों की और 5 अंकों की और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, या फिर बड़ी से बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होती है, छोटी से छोटी कौन सी अभाज्य संख्या होती है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं याद करने के हैं, इनको आप याद कर लेना। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि 150 है, उसमें ये कहा गया है कि 25,000 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं
और 32% लोग बैंक में और 30% लोग डाकघर में और बाकी के जो हैं वो शेयर में बचत करते हैं। तो आपको बताना है कि शेयर होल्डर्स कितने होंगे। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। आप ये कहो कि टोटल मेरे पास कितने हैं, 25,000 लोग हैं और उन 25,000 में से 60% ही हैं जो बचत करते हैं। तो ये जो 60% है ना, ये भी डिवाइड हो गए आगे कि 60% में से 32% जो लोग हैं वो बैंक में और 30% जो लोग हैं वो डाकघर में जमा करते हैं। तो आप ये देखो कि ये जो 60% है, उस 60 का 32% कितना आएगा? तो 32/100 इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको कट कर लो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 2 से 3 बार और इससे ये 5 बार। यानी कि 32 तिया हो गए आपके 96 और 96 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से। यानी कि ये 19.2 समथिंग परसेंट आ जाएगा। और दूसरे वाले जो हैं वो इसी 60 का 30% है। तो इनको हम डिवाइड कर लें तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा, 6 तिया 18%। यानी कि टोटल दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो ये टोटल मिलकर आएगा 37.2%। इतने हैं जो कि किस में रखते हैं, एक बैंक में रखते हैं और बाकी के किस में, डाकघर में रखते हैं। तो आपसे पूछा है कि बाकी के जो लोग हैं ना वो शेयर आप कहाँ रखते हैं, शेयर होल्डर्स हैं। तो आप क्या काम करो, जो टोटल 60% थे उसमें से 32.2% को माइनस कर दो। तो माइनस करके ये आ जाएंगे 22.8% और यही वो होल्डर्स हैं जो कि शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका स्टार्टिंग वैल्यू था 25,000, उस 25,000 का 22.8% आप निकाल दो। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएँगे और बाकी की आप कर लो मल्टीप्लाई। मतलब 250 की 22.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5700। यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप ये 50 के 50 क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। बाकी इसकी रीजनिंग की सीट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर सकते हैं और मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।